हेलो फ्रेंड्स, ABCL247 में आपका स्वागत है। आज हम संज्ञानात्मक और नैतिक विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जीन पियाजे की थ्योरी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और ये पढ़ने के बाद जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन, वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन और कोहलबर्ग के नैतिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस के आप आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं संज्ञान, जो कि संज्ञानात्मक नाम है। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान को इंग्लिश में कॉग्निशन कहते हैं, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानना, टू नो, और उसे समझना, टू अंडरस्टैंड, और उसके बारे में अपनी एक थिंकिंग या उसके बारे में अपनी एक विचार रख पाना। तो यही संज्ञान होता है। देखते हैं जीन पियाजे की थ्योरी क्या है। जीन पियाजे, जैसा कि आपको पता होगा कि ये स्विट्ज़रलैंड से थे और इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और इनकी थ्योरी बच्चों के वायु से रिलेटेड है और इन्होंने इन्वायरमेंट या पर्यावरण को उतना महत्व नहीं दिया है। देखते हैं, पियाजे का चरण सिद्धांत बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करता है। संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्षमताओं में परिवर्तन शामिल है। पियाजे के दृष्टिकोण में प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास के कार्यों के आधार पर प्रक्रियाएं शामिल है और बाद में मानसिक कार्यों में परिवर्तन में प्रगति होती है। देखिए, पियाजे ने बच्चों का जो मानसिक विकास होता है उसे चरणबद्ध तरीकों से बांटा है और कैसे बच्चों की संज्ञानात्मक अवस्था, मानसिक प्रक्रिया धीरे धीरे कैसे सरल से कॉम्प्लेक्स और जटिल होती जाती है, उसी के बारे में इनका सिद्धांत है। सबसे पहले इन्होंने दी है स्कीम्स के बारे में बताया है, जिसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का सीधा सा अर्थ है कि ये एक हमारे सोचने की या हमारी दुनिया को देखने की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसे बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। कि हम कोई चीज़ या कोई विषय वस्तु देखते हैं तो उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, कैसे हम उस दुनिया को देखते हैं। ये एक तरह से हमारा देखने का नज़रिया होता है या हमारा पूर्व ज्ञान होता है, जिसे स्कीमा कहा जाता है। फिर अनुकूलन पियाजे ने एक मौलिक जैविक प्रक्रिया के रूप में अनुकूलन को देखा है। सभी जीवित चीज़ें एक तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क के बिना भी अनुकूलन होती है। अनुकूलन एक तरह से जैसे हम जिस परिवेश में रहते हैं वैसे उसके हिसाब से हमारा शरीर या हमारा जो दिमाग, मस्तिष्क, उसके हिसाब से सामंजस्य बैठाता है, वही अनुकूलन होता है। फिर है परिपाक या एसिमिलेशन। हमारे पहले से मौजूद नई जानकारियों को लेने की प्रक्रिया स्कीमा को आत्मसात के रूप में जाना जाता है, जिसे आत्मसातीकरण कहते हैं या एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ पहले से जानकारी जानते हैं तो वही हमारा आत्मसातीकरण होता है। फिर होता है समायोजित, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। समायोजित में नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्कीमा या विचारों को बदलना शामिल है। इस प्रक्रिया के दौरान नए स्कीमा भी विकसित किए जा सकते हैं। जैसे किसी विषय वस्तु के बारे में हम पहले से जानते हैं और उसके बारे में कुछ हमें नई जानकारी होती है तो उसमें हम ऐड करते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो सिर्फ काला कलर का अगर कुत्ता देखा है तो उसे लगता है कि कुत्ता काले कलर का ही होता है, लेकिन अगर वो सफ़ेद कलर का कुत्ता देख लेता है तो वो अपने स्कीमा में सफ़ेद और काला, तब वो उसमें जानकारी ऐड करता है कि अच्छा, कुत्ते सिर्फ काला कलर के नहीं होते, वो सफ़ेद कलर और भी कलर के कुत्ते हो सकते हैं। तो ये इसे कहते हैं समायोजन, अपनी पुरानी जानकारी या अनुभवों में नए जानकारी या अनुभवों को जोड़ना। फिर होता है संतुलन, जिसको इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं। यह वह अवस्था है जिसमें बच्चे आत्मसात और आवास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक तंत्र पियाजे के माध्यम से प्राप्त किया गया है, जिसे संतुलन कहा जाता है। देखिए, इसका सीधे सिंपल लैंग्वेज में इसका अर्थ ये है, हमारा पूर्व ज्ञान या हमारा जो पहले का स्कीमा है वो अगर हमारे नए ज्ञान को सीखने में मददगार है तो ठीक है, और कुछ ज्ञान कभी कभी पूर्व स्कीमा नए स्कीमा को सीखने में या नए
ज्ञान को ग्रहण करने में या नए स्किल को ग्रहण करने में बाधा भी बनता है। तो एक बीच का रास्ता हम स्थापित करते हैं जिसे ही संतुलन कहा जाता है या इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसे अगर हम साइकिल हमें चलाना आता है और हम बाइक मोटरसाइकिल सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अगर साइकिल चलाने से जो स्किल्स हम सीखे हैं, अगर वो स्किल्स हमें बाइक चलाने में काम आ रही है तो ठीक है, लेकिन कुछ स्किल्स साइकिल की बाइक चलाने में आसान नहीं बल्कि विपरीत हो सकती है। तो उसी के बीच एक सामंजस्य या संतुलन बैठाने की क्रिया ही इक्विलिब्रियम है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संज्ञानात्मक विकास के चरण। देखिए, जीन पियाजे ने बच्चों की आयु के हिसाब से इसमें 4 चरण में बांटा है। पहला है संवेदी मोटर चरण या संवेदी परक, या इसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर कहते हैं। ये 0 वर्ष से 2 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए है। और इसमें जो शिशु होता है, जो नवजात बच्चा होता है, वह कैसे अपने सेंसेस से, संवेदी मतलब क्या होता है, सेंसेस, अपने सेंसेस से, अपने एक्सपीरियंस से, उन्हें छू कर कैसे वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपने संज्ञान को बढ़ाता है, उसी के बारे में आइए देखते हैं। जो जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक रहता है, बिल्कुल शिशु दुनिया को समझने के लिए अपनी इंद्रियों का, किसका प्रयोग करता है, इंद्रियों का, फिर मोटर क्षमताओं का उपयोग करता है, जो कि सजगता के साथ शुरुआत करता है। सेंसरी मोटर कौशल के जटिल संयोजनों के साथ समाप्त होता है। इसमें बच्चा, जैसे आप उसे कोई खिलौना देंगे तो खिलौना क्या करेगा, सबसे पहले मुंह में डाल लेगा या हाथों से उसको पीटेगा, तो अपने जो उसके ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे वो कौशल को सीखता है। अब इसमें कुछ वर्गीकरण हुआ है, जैसे रिफ्लेक्सिव, 0 से 1 महीने का बच्चा कैसे होता है। बच्चा शुद्ध रूप से जन्मजात है, अभी नया नया है, जैसे कि चूसने और देखने के माध्यम से पर्यावरण को समझता है। फिर होता है प्राथमिक परिपत्र प्रतिक्रियाएं, ये 1 से 4 महीने का बच्चा है। 1 से 4 महीने के बीच बच्चा अपनी खुद की क्रिया पर काम करता है, जो एक उत्तेजना के रूप में कार्य करता है, एक ही कार्रवाई के साथ और हमारे आसपास प्रतिक्रिया करता है। फिर है माध्यमिक परिपत्र प्रतिक्रियाएं, ये 4 से 8 महीने का बच्चा है। बच्चा दुनिया पर अधिक केंद्रित हो जाता है और वातावरण में प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए जानबूझकर एक कार्रवाई को दोहराना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा कोई कार्य कर रहा है, फिर वो बार बार वो जानबूझकर एक ही कार्रवाई बार बार करता है। जैसे वो खड़ा हो रहा है या कहीं जा रहा है, हम बार बार उसे हटा रहे हैं, लेकिन वही कार्य बार बार कर रहा है। फिर माध्यमिक प्रतिक्रियाओं का समन्वय, ये 8 से 12 महीने का बच्चा है। बच्चा मांग वस्तु पर कुछ विशेष ध्यान केंद्रित करता है। प्रतिक्रियाएं अधिक समन्वित और जटिल होती है। जैसे बच्चा इसमें क्या करता है कि कोई चीज़ उसे चाहिए और अगर आप नहीं देंगे तो उसे और मांगने के लिए रोने लगेगा या कुछ न कुछ हरकतें करेगा। फिर होता है तृतीयक परिपत्र प्रतिक्रियाएं, ये 12 से 24 महीने का है। बच्चे इस चरण के दौरान परीक्षण और त्रुटि का प्रयोग की अवधि शुरू करते हैं। जैसे बच्चा कुछ भी कार्य करता है, उसमें पहले असफल होगा, फिर बार बार मतलब ट्रायल और एरर, प्रयास करेगा, असफल होगा, फिर प्रयास करेगा, बाद में सफल होगा। तो यही सब थी 0 से 2 वर्ष की सेंसरी मोटर या संवेदी परक अवस्थाएं। और है इसमें कुछ विचार। प्रारंभिक प्रतिनिधि विचार, बच्चे अंतिम संवेदी मोटर उपचरण में दुनिया की घटनाओं या वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों को विकसित करना शुरू करते हैं। जैसे बच्चा पानी है, पानी को देख के पानी बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो कुछ अपने ही प्रतीक स्थापित कर देगा। जैसे पानी को मम बोलेगा या कुछ अलग ही अपना शब्द दे देगा, तो इस तरह प्रतीक चुनते हैं। और इसमें एक है वस्तु अस्थायित्व, बच्चा जान जाता है कि जो वस्तु उसके आँख के सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन वह वस्तु मौजूद है। जैसे उसके सामने से खिलौना आप हटा लेंगे, फिर भी बच्चा जान जाता है कि यह खिलौना मेरी आंखों के सामने से तो हटाया गया है, लेकिन यह मौजूद है। अब दूसरा चरण है प्री ऑपरेशनल। यह चरण 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है और इसे पूर्व संक्रियात्मक चरण कहते हैं या अवस्था कहते हैं। ये देखिए 2 से 7 साल की उम्र तक रहता है।
अब जबकि बच्चे के पास मानसिक प्रतिनिधित्व है और उसे दिखाने में सक्षम है, यह प्रतीकों के उपयोगों के लिए एक छोटा कदम है। भाषा का विकास इस अवधि में, देखिए भाषा का विकास इसी अवधि में होता है। पियाजे ने कहा कि इस चरण में बच्चे अन्य लोगों के दृष्टिकोण को लेने में समर्थ हैं। जैसे बच्चा इसमें सिर्फ अपनी आंखों से ही दुनिया को देखता है, वह दूसरी की आंखों से दुनिया को नहीं देखता, वो सारी चीज़ें अपने ही पर्सपेक्टिव से देखेगा। तो इसी को हम कहते हैं ईगोइस्टिज्म, मतलब बच्चा आत्म केंद्रित होता है। बच्चा आत्म केंद्रित होता है। जब बच्चे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण का अनुभव करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तो ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, मतलब आत्म केंद्रित होता है। फिर है ठोस संचालन चरण या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठोस परिचालन चरण 7 साल की उम्र के आसपास शुरू होता है और लगभग 12 वर्ष तक चलता है। 7 से 12 वर्ष तक की आयु तक रहता है। इस समय के दौरान बच्चे मानसिक व्यवहारों की बेहतर समझ प्राप्त कर लेते हैं। उनकी मानसिक व्यवहार इसमें, जैसे बच्चा मैथमेटिकल जो अरिथमेटिकल जो ऑपरेशंस है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब बच्चा करने लगता है। वे ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगते हैं, लेकिन अमूर्त और काल्पनिक अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। जैसे 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को अगर कोई चीज़ उनके सामने है नहीं और उसके बारे में हम कहें कि सोचिए कि आप आकाश गंगा में उड़ रहे हैं या कुछ, तो ऐसी अमूर्त या काल्पनिक अवधारणाएं बच्चे समझ नहीं सकते। पियाजे ने कहा है कि ठोस परिचालन अवस्था में बच्चे आज्ञानात्मक तर्क के उपयोग में काफ़ी अच्छे होते हैं। आज्ञानात्मक तर्क में एक विशिष्ट अनुभव से एक सामान्य सिद्धांत तक जाना शामिल होता है बच्चों को। और इस अवस्था में बच्चे जैसे कि ए अगर बी से बड़ा है और बी अगर सी से बड़ा है तो ए भी सी से बड़ा होगा, मतलब ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी और डिसेंट्रलाइज्ड, ये सब विकेंद्रीकरण, ये सब इस चरण की विशेषताएं हैं। इस विचार को संदर्भित करता है कि उपस्थिति में परिवर्तन के बावजूद एक मात्रा समान रहती है। यदि आप एक प्री ऑपरेशनल चरण के बच्चे को एक पंक्ति में 4 मार्बल्स दिखाते हैं फिर उसे फैला देते हैं तो वे बाहर फैले हुए मार्बल्स को पहले की तुलना में अधिक मार्बल्स समझेंगे। दूसरी ओर ठोस संचालन वाला बच्चा जानता होगा कि अभी भी 4 पत्थर हैं। सीधी सी बात है कि ये बच्चा ज़्यादा तार्किक हो गया है। पहले के बच्चे को आप प्री ऑपरेशनल में जो 2 से 7 वर्ष का है 4 मार्बल एक साथ एक मुट्ठी में रखेंगे तो कम समझेगा और फैला देंगे तो ज़्यादा समझेगा। इसमें वही बताया गया, उलटने और पुलटने की योग्यता निर्धारित हो गई है। इसमें बच्चा इस सभी ज्योमेट्रिकल और ये सब उलटने पुलटने की सारी तार्किक योग्यता सीख जाता है। जैसे देखिए 7 या 8 साल की उम्र तक बच्चे पदार्थ के संरक्षण का विकास करते हैं। यदि मिट्टी का एक गोला लिया जाता है, इसे एक लंबी पतली छड़ में घुमाया जाता है या इसे 10 छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो बच्चा जानता है कि अभी भी मिट्टी की उतनी ही मात्रा है, वही चीज़ है। फिर लास्ट देखते हैं औपचारिक परिचालन चरण। ये 12 से ऊपर की अवस्था का चरण है। औपचारिक परिचालन चरण लगभग 12 वर्ष से शुरू होती है और वयस्कता तक रहता है। इस समय के दौरान लोग अमूर्त अवधारणाएं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कटौतीत्मक तर्क और व्यवस्थित योजना के बारे में सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। इसमें जैसे जो 12 से उम्र के ऊपर के बच्चे हैं, जो चीज़ें सामने मौजूद नहीं हैं लेकिन हम उन्हें सोचने के लिए कहेंगे तो वो अमूर्त अवधारणाओं को भी सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। पियाजे का मानना था कि औपचारिक परिचालन चरण के दौरान निगमनात्मक तर्क महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी आपने इससे पहले आज्ञानात्मक पढ़ा था, अब निगमनात्मक। देखिए आज्ञानात्मक में क्या होता है कि पहले हमें एग्जाम्पल बताए जाते हैं, उदाहरण बताया जाता है, फिर उदाहरण से हम सिद्धांत तक पहुँचते हैं।
निगमनात्मक में क्या होता है कि पहले हमें सिद्धांत पता रहता है, फिर हम उसके जरिए उदाहरण तक जाते हैं। इसके लिए एक विशिष्ट परिणाम निर्धारित करने के लिए एक सामान्य सिद्धांत का उपयोग करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इस तरह की सोच में काल्पनिक परिस्थितियां शामिल है। विज्ञान और गणित में अक्सर इसकी आवश्यकता होती है। बिल्कुल, विज्ञान और गणित में निगमनात्मक तर्क की आवश्यकता होती है। सामान्य सोच, अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोचने की क्षमता इस चरण के दौरान उभरती है। केवल पिछले अनुभवों पर निर्भर रहने के बजाय बच्चे संभावित परिणामों, कार्यों के परिणामों पर विचार करते हैं। बच्चे अपने से तर्क करते हैं और एक डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करते हैं, जिसमें एक समस्या का बहुत सारे हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हमने जीन पियाजे की थ्योरी को समाप्त कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की की थ्योरी। देखिए, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में एक अंतर है कि जीन पियाजे ने पर्यावरण को नकार दिया, मतलब जीन पियाजे ने पर्यावरण का उतना महत्व नहीं दिया, जबकि वाइगोत्स्की की थ्योरी में पर्यावरण का महत्व या समाज का महत्व दिखता है। आइए देखते हैं वाइगोत्स्की की क्या थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक है और जीन पियाजे के समकालीन। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जिसे सोशियो कल्चरल थ्योरी के रूप में जाता है। मतलब इन्होंने सोशल, समाज और सांस्कृतिक गतिविधियों का इन्होंने अपने थ्योरी में खूब महत्व दिया है। प्रमुख सिद्धांत, बच्चों के समाज और संस्कृति उनके संज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ जीन पियाजे ने बच्चों की मानसिक गतिविधियों को ही उनके संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण बताया, जैसे आयु, उन्होंने आयु को ही संज्ञान में बच्चों के महत्वपूर्ण माना, लेकिन वाइगोत्स्की समाज और संस्कृति को भी बराबर महत्व देते हैं। संकेत प्रणाली या समाज की भाषा ज्ञान प्राप्त करने में एक उपकरण के रूप में काम करती है। अन्य लोगों और विशेष रूप से अधिक जानकार लोग और वयस्कों के इनपुट से अनुभूति के विकास को प्रभावित करते हैं। जिन्हें अधिक जानकार लोग, जिनका टर्म इन्होंने MKO दिया है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इन्होंने एक ZPD का भी सिद्धांत दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखते हैं क्या है। देखिए, अन्य अधिक जानकार लोग, इसमें वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो भी हमसे ज़्यादा जानते हैं उनकी सहायता से हमें संज्ञान या हमें जानकारी या हमें अपना स्कीमा डेवलप करने में मदद मिलती है। देखते हैं, उन्होंने बुद्धि को शिक्षा से सीखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार ये वे लोग हैं जो अधिक जानकार हैं और किसी विशेष डोमेन से बेहतर विशेषज्ञता रखते हैं। ये MKO बच्चे के कौशल को सुधारने में मदद करते हैं। अब MKO कौन हो सकता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन हो सकता है? हमारा बच्चे का सहपाठी हो सकता है, बच्चे के शिक्षक हो सकते हैं, बच्चे के माता पिता हो सकते हैं, या कभी कभी MKO कंप्यूटर भी हो सकता है। मतलब हमसे जो ज़्यादा नॉलेज रखता है, बच्चे से जो ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो बच्चे को कौशल या शिक्षा कुछ भी सिखाता है, तो वो MKO होता है। अब हम देखते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ये एक डायग्राम के जरिए हम समझेंगे। देखिए, करेंट डेवलपमेंट, बच्चे का विकास अभी यहाँ तक है, करेंट डेवलपमेंट तक है, बच्चे का विकास अभी यहाँ तक है, और बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है। ये पोटेंशियल डेवलपमेंट है। पोटेंशियल डेवलपमेंट, बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है और ये बच्चे का विकास अभी यहाँ तक है। लेकिन बच्चा यहाँ अपने से नहीं पहुँच सकता, उसे पहुँचाने के लिए वहाँ तक किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे कि वो कौन हो सकता है? MKO हो सकता है। MKO की सहायता से बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है, उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट है। लेकिन और ये वाला जो अवस्था है बियॉन्ड रीच, मतलब बच्चा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, बच्चे की कैपेसिटी सिर्फ यहाँ तक है जहाँ तक वो पहुँच सकता है। तो इसके बारे में देखते हैं। यह वाइगोत्स्की के सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता है। MKO की अवधारणा ZPD के साथ निकटता से संबंधित है। वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD किसी के सहयोग और विकास के संभावित
स्तर के बिना प्राप्त विकास के वर्तमान स्तर के बीच का अंतर है। बच्चे जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे अगर 2 अंकों का जोड़ आता है और शिक्षक उसे जोड़ने में मदद करता है और वो 2 अंकों से 4 अंकों तक सीख ले रहा है या 5 अंकों तक सीख ले रहा है, जहाँ तक बच्चा सीख सकता है वहाँ तक उसे सिखा देता है, तो बच्चे का कौन सा स्तर हो गया? वो संभावित विकास स्तर है कि वहाँ तक वो संभावना उस बच्चे की जहाँ तक विकास करने की है वहाँ तक पहुँचा सकता है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा भी स्तर आएगा कि बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जो एमकेओ के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जा सकता है, ये क्या है? संभावित स्तर है, संभावित विकास स्तर है। हालांकि उपलब्ध ज्ञान का स्तर बच्चे की व्यापक क्षमता के अनुसार उपयुक्त होना चाहिए। यही है, जैसे ये इसका अभी का ज्ञान है, ये एमकेओ की सहायता से प्राप्त करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स की सहायता से, और जो उसे वो सहायता प्राप्त करेगा उसे पाढ़ा कहते हैं, इसका फोल्डिंग कहते हैं। पाढ़ा मतलब एक सीढ़ी नुमा रहता है जो घरों में या टेंट हाउस वगैरह में पाया जाता है, उसी को पाढ़ा कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। और ये बियॉन्ड रीच, वो ऐसा क्षेत्र जहाँ कि बच्चा कितना भी उसे सहायता दे दे, पाढ़ा दे दे, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अब देखते हैं मचान, इसका फोल्डिंग, जिसके बारे में आपको बता दिया हूँ। मचान इसको पाढ़ा भी कहते हैं। मचान एक अस्थायी संरचना है जो लकड़ी के तख्तों और धातु के खंभों से बनी होती है, जिससे भवन निर्माण, रख रखाव और मरम्मत में काम करने वालों का समर्थन किया जाता है। वाइगोत्स्की ने एमकेओ द्वारा छात्रों को नई अवधारणा और कौशलों को सिखाने के लिए प्रदान किए गए सामाजिक और निर्देशात्मक समर्थन का वर्णन करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया है। वही जो हम मार्गदर्शन देते हैं, जो मोर नॉलेजेबल अदर्स बच्चे को मार्गदर्शन देंगे, उसी को पाढ़ा इन्होंने कहा है। अब हम देखते हैं नैतिक विकास, कोलबर्ग का सिद्धांत। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और ये हमारी तीसरी थ्योरी है आज की। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास के विचार का विस्तार करते हुए लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का एक पूरा सिद्धांत विकसित करने के लिए जीवन भर काम किया। कहानी बताने की तकनीक का उपयोग करते हुए उन्होंने बच्चों पर कई अध्ययन किए। उनके अध्ययन की कहानियाँ आमतौर पर कुछ इस प्रकार की नैतिक दुविधाओं के इर्द गिर्द घूमती थी। नैतिक दुविधा वाले प्रश्न, पहले बच्चों को कहानी सुनाते थे, उसके बाद ये प्रश्न पूछते थे। और प्रश्न कैसे थे? जो बच्चों की नैतिक दुविधा के आधार पर रहते थे प्रश्न, और तर्क को रेखांकित करने के लिए उनके उत्तरों का विश्लेषण करते थे। जो बच्चा उत्तर बताता था उसका ये विश्लेषण करते थे। अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने प्रस्ताव दिया कि नैतिक विकास में इन्होंने कितने चरण बताए हैं? 6 चरण शामिल किए हैं, और इन 6 चरणों को आगे 3 स्तरों में बांटा है। आपसे अगर पूछा जाए प्रश्न कि नैतिक विकास, कोलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। और कितने स्तर हैं? इन 6 चरणों को इन्होंने 3 स्तर में बांटा है। इसका पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ये क्या है? इसमें नैतिक विकास के पहले 2 स्तर शामिल। पहले 2 स्तर किसमें है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता। यहाँ नैतिकता का आकलन वयस्कों के मानकों और एक कार्रवाई के परिणाम के आधार पर है। अब इसमें देखिए 2 चरण हैं, आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास। बच्चों के लिए वो अनैतिक है जिसे प्राधिकरण द्वारा दंडित किया जाता है। अगर छोटा बच्चा है और वह बात मान रहा है तो आज्ञाकारिता कर रहा है, और अगर वह बात आपकी नहीं मान रहा है या वो कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें उसे दंड दिया जा रहा है, तो क्या होगा? वो अनैतिक हो जाएगा। तो ये क्या है? आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास। फिर इसमें चरण 2 है व्यक्तिवाद और विनिमय। यह चरण स्वचालित है और बच्चों को पहली बार समझ में आता है कि अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे बच्चा कोई कार्य करता है तो कोई उसे डांट दे रहा है, लेकिन वही कार्य करने पे कोई दूसरा व्यक्ति है, वह उसे डांट नहीं रहा है बल्कि उसका अभिवादन कर रहा है। तो बच्चे को समझ में आता है अच्छा कि ये जो नैतिकता है यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। फिर स्तर 2, दूसरे स्तर में भी दूसरे स्तर में चरण 3 और 4, मतलब 2 चरण इसमें भी हैं, 3 और 4।
इसका नाम है पारंपरिक नैतिक इतर। इस स्तर में 3 और 4 शामिल है। इस स्तर के दौरान बच्चे नैतिकता का न्याय करने के लिए समाज के मूल्य को आंतरिक बनाना शुरू करते हैं। समाज के मूल्यों को ये अपने अंदर वो समायोजित करते हैं। अब चरण 3, अच्छा पारस्परिक संबंध। नैतिक मूल्यों को पहचानने के संदर्भ में अभिनेता का इरादा अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि बच्चे का इरादा दूसरों की सहमति या समाज की स्वीकृति हासिल करने का है तो अभिनेता को नैतिक रूप से सही माना जाएगा। इसमें बच्चा समझता है कि अगर दूसरों के हिसाब से मैं कार्य करूँगा तो मुझे समाज में मैं ज़्यादा लोकप्रिय होऊंगा और समाज के हिसाब से मैं नैतिक कर रहा हूँ, नैतिक कार्य कर रहा हूँ तो मैं नैतिक रूप से सही माना जाऊँगा। फिर है चरण 4, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इस चरण में नैतिकता का निर्णय एक कर्तव्य, कानून और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होता है। जो समाज की व्यवस्थाएं, कानून है, उनका पालन करना, यही चौथा चरण है। फिर स्तर तीसरा जो फाइनल स्तर है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, ये है। अंतिम स्तर में नैतिक विकास के चरण 5 और 6 शामिल हैं। कोलबर के अनुसार इस स्तर पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। यह बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। यहाँ सामाजिक शासन और व्यवस्था पर व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ जो समाज का कानून और जो भी बना है, इस पे जो व्यक्ति वस्तु है, व्यक्तिपरक है, ये व्यक्तिगत जो अधिकार हैं, जो मानवाधिकार है, इन्हें सर्वोपरि माना गया है। व्यक्तिगत न्याय की बात होती है, व्यक्तिगत न्याय नैतिकता की बात होती है। बुनियादी मानवाधिकारों की बात होती है और न्याय पर आधारित होती है। इसका चरण 5 है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इस चरण में व्यक्ति या बच्चा समझता है कि विभिन्न लोग, समुदाय अलग अलग विचार और कानून रखते हैं। देखिए, कुछ देशों में अलग कानून है, कुछ देशों में वही कुछ कार्य के लिए कुछ सज़ा नहीं है, कुछ देशों में वही कार्य के लिए जघन्य अपराध माना जाता है उसे। तो हर समाज के हिसाब से कानून और ये सब बदलते रहते हैं। समाज के कानून कठोर नियम नहीं है, इन्हें समाज के समय और आवश्यकता में बदलाव के साथ बदलना चाहिए। कभी आज जो चीज़ अनैतिक है, हो सकता है भविष्य में वो चीज़ अनैतिक नहीं है। तो ये समाज का अनुबंध है जो कि बदलता रहता है। फिर स्टेज 6वां है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। व्यक्ति नैतिकता को कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर अभिनेता की व्यक्तिगत न्याय का निरीक्षण करता है, जो कि समाज के नियमों और विनियमों से परे होती है। देखिए, स्टेज 6 तक पहुंचना बहुत ही, ये एक आदर्श स्टेज है जिसमें कि मानवाधिकार, जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, उसकी महत्ता सबसे अधिक है और उस पे व्यक्तिगत न्याय का निरीक्षण करता है वहाँ तक, और समाज के नियमों और विनियमों से परे होता है। व्यक्ति समाज के नियमों से परे रहे। तो ये था हमारा कोहलबर का सिद्धांत। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा, फिर हमने लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा और कोहलबर का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले वीडियो में आएंगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद एक भी क्वेश्चन आएगा, इन तीनों साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो इसका फॉलो कीजिए जिसमें हम क्वेश्चन सेशन करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।